हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं समझ रहा हूँ कि आप निश्चय ही जिज्ञासु हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक आसानी में पहुँच सके। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य। इंटरमीडिएट हिंदी साहित्य में हम बात करते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्वों में हम छंदों पर प्रकाश डालते हैं। छंद क्या है इसके बारे में बताते हैं। छंद का अर्थ होता है बंधन। छंद का अर्थ होता है बंधन। जो बंधनयुक्त रचना होती है, जो बंधनयुक्त रचना होती है उसको पद्य कहते हैं। बंधनयुक्त रचना को पद्य कहा जाता है। इसी के प्रयोग से, छंद के प्रयोग से ही जो है रचना पद्य कहलाती है। इसी कारण उसमें संगीतात्मकता उत्पन्न हो जाती है। संगीतात्मकता उत्पन्न हो जाती है, लय हो जाती है, तुक आ जाती है। तो कुल मिलाकर के हम कह लें कि मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक आदि के नियमों से बंधी पंक्तियाँ जो होती हैं वे छंद कहलाती हैं। छंद के 6 अंग हैं। छंद के 6 अंग हैं: वर्ण, मात्रा, चरण, यति, गति और तुक। तो हम बात करते हैं वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या है? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, लघु वर्ण और गुरु वर्ण। लघु वर्ण और गुरु वर्ण। लघु वर्ण को हर्ष वर्ण और गुरु वर्ण को दीर्घ वर्ण भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि हर्ष वर्ण क्या है। हर्ष वर्ण, लघु वर्ण वे हैं जिनमें बोलने में कम समय लगता है। जिनमें बोलने में कम समय लगता है वे लघु वर्ण होते हैं। जैसे अ, ई, उ और रे और चंद्र बिंदु वाले, इनको जो है लघु कहते हैं। और दीर्घ वर्ण आ, ई, उ और अनुस्वार, विसर्ग, ये जो हैं गुरु कहलाते हैं। इन्हें दीर्घ वर्ण कहा जाता है। इनके अतिरिक्त संयुक्त वर्ण से पूर्व का और हलंत वर्ण से पूर्व का वर्ण गुरु माना जाता है। हलंत वर्ण की गणना नहीं की जाती है। कभी कभी लय में पढ़ने पर गुरु वर्ण भी लघु ही प्रतीत होता है, लघु ही हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसको जो है लघु ही मान लिया जाता है। कभी कभी पाद, चरण की पूर्ति के लिए अंत के वर्ण को गुरु मान लिया जाता है। लघु वर्ण जब हम लिखते हैं तो इसके लिए चिन्ह जो है एक खड़ी रेखा होती है। इस तरह से खड़ी रेखा जो होती है इसे लघु वर्ण कहते हैं। ये लघु वर्ण का प्रतीक मानी जाती है। और जो दीर्घ वर्ण की रेखा होती है उस चिन्ह को जो है अवग्रह चिन्ह कहते हैं। अवग्रह चिन्ह कहते हैं, उस चिन्ह को अवग्रह चिन्ह कहते हैं। आइए बता दें कि वो अवग्रह चिन्ह जो है ये इस तरह से ये होता है। इसकी गणना 1 होती है और इसकी गणना मात्राओं में 2 होती है। इस तरह से ये वर्णों की गणना होती है। मात्राएं 2 हैं, एक हर्स्व और एक दीर्घ। मात्राएं 2 हैं, एक हर्स्व और एक दीर्घ। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मात्रा का निर्धारण किया जाता है। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मात्रा का निर्धारण किया जाता है। हर्ष वर्ण, लघु वर्ण, अ, ई, उ आदि के उच्चारण में जो है लगने वाले समय को जो है एक मात्रा काल, ये खड़ी रेखा एक मात्रा काल होता है, एक मात्रा का समय होता है। और दीर्घ वर्ण आदि के उच्चारण में लगने वाले समय को 2 मात्रा काल कहते हैं। 2 मात्रा काल अवग्रह चिन्ह से प्रदर्शित होता है। मात्रिक छंदों में हर्ष वर्ण की
एक और दीर्घ वर्ण की 2 मात्राओं की गणना की जाती है। फिर हम बात करते हैं चरण की। चरण क्या है? प्रत्येक छंद में कम से कम 4 भाग होते हैं और इन भागों को चरण कहते हैं। कुछ ऐसे छंद होते हैं जिनमें चरण तो 4 ही होते हैं पर लिखे वे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा है, सोरठा है, बरवय है। इनको 2 ही पंक्तियों में लिखा जाता है और इनमें 4 चरण होते हैं। कुछ छंदों में 6 चरण भी होते हैं, जैसे कुंडलिया और छप्पय। अब हम बात कर लें यति। यति जो है विराम। कभी कभी छंद का पाठ करते समय कहीं कहीं क्षण भर थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है। उस थोड़े समय के रुकने की जो रुकना होता है उसी को यति कहते हैं। उसके चिन्ह इस तरह से होते हैं, ये साइन। और कहीं कहीं पर ये विराम। तो और कहीं कहीं विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होते हैं। गति क्या है? पढ़ते समय कविता में जो है, कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। तुक क्या है? कविता के चरणों के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। कविता के चरणों के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। यही अंत्यानुप्रास होता है। गण लघु, इसमें जो है गणों की गणना की जाती है। लघु गुरु क्रम से जो है 3 वर्षों के समुदाय, 3 वर्णों के समुदाय को जो है गण कहते हैं। 8 गण हैं। इसका एक सूत्र है यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। तो इसका स्पष्टीकरण हम आपको बता दें। देखिए, ये बोर्ड पर हमने लिखा है यमाता राजभान सलगा। ये गण है, गण का नाम, ये गण का नाम, गण का नाम। ये संकेत है और ये मात्राओं की गणना और इससे संबंधित उदाहरण ये। तो ये 3 शब्द इस तरह से यमाता जो है पहले में ले लेंगे। यगर में या से शुरू है तो ये यगर, तो इसके 3 1 2 3 यमाता, तो इसका संकेत है यमाता। इसकी मात्राओं की गणना प्रारंभ में लघु और बाद में दोनों गुरु होंगे। अब अगला इसका उदाहरण यशोदा शब्द है। जैसे या, इसमें एक मात्रा होगी, सो और दा। इस तरह से मात्राओं की गणना करने पर प्रारंभ में लघु और बाद में दोनों गुरु, तो ये यगढ़ हो गया। इस तरह से मगढ़ है। मगढ़ का सूत्र यहाँ से मा तारा, मा तारा। तो मा तारा ये तीनों गुरु होंगे, तीनों अवग्रह होंगे। इसका शब्द हो गया मायावी। माँ ये अवग्रह हो गया, या वी। इसमें तीनों अवग्रह होंगे, तीनों गुरु होंगे, तो इनकी 2 मात्राएं सबकी होती है। इस तरह से माँ तारा मगढ़ हो गया। फिर आगे ताराज, तगड़ है तो ताराज, इसका ये ताराज हो जाएगा तगड़ का। तो ताराज में प्रारंभ में 2 गुरु होंगे और अंत में लघु होगा। इसका उदाहरण हो गया तालाब। इस तरह से रगड़, रगड़ में आता है राजुभा। ये संकेत लिखा है राजुभा। तो प्रारंभ में गुरु और अंत में गुरु, बीच में लघु होता है। राम जी। फिर है जगड़। जगड़ में ये जभान, 3 शब्द ले लिए जाते
कहते हैं जभान। जभान में जो है प्रारंभ में लघु, अंत में लघु और बीच में गुरु। जैसे जलेश, महेश। भगड़, भगड़ में आता है भानस, भानस। ये भानस में प्रारंभ में गुरु होगा और बाद में दोनों लघु होंगे। रावण, सावन। जो भी शब्द लेंगे रा, लघु, व और अणा, ये दोनों लघु होंगे। रा गुरु, गुरु होगा। इसी तरह से अगला होगा नसल, न स ल। तो ये नसल, ये नगड़ बनेगा। न स ल, तीनों लघु होंगे, तीनों लघु होंगे। नगर, शहर। इस तरह से। फिर अगला है सलगा, सलगा। तो ये सगड़, सगड़ का संकेत होगा सलगा। स ल, ये दोनों लघु होंगे और ये गुरु होगा। इसमें कविता, सविता, सरिता आएंगे। इस तरह से गणों का ध्यान रखा जाता है। तो हम बात कर लें कि छंद के प्रकार। छंद के प्रकार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो वार्णिक छंद होते हैं और दूसरे मात्रिक छंद होते हैं। जिस छंद में मात्राओं की संख्या का विचार किया जाता है, जिस छंद में मात्राओं की संख्या का विचार किया जाता है, वे छंद मात्रिक कहलाते हैं। जिन छंदों में वर्णों की संख्या का विचार होता है, वे छंद वार्णिक होते हैं। वार्णिक छंदों में वर्णों की गिनती करते समय मात्रा विचार, हर्ष या दीर्घ का विचार नहीं किया जाता है, बल्कि वर्गों की संख्या, बल्कि वर्णों की संख्या भर गिनी जाती है। केवल वर्णों की संख्या गिनी जाती है, फिर चाहे वे वर्ण हर्ष हों या चाहे दीर्घ हों। जैसे रम, राम, रमा, रामा। तो ये शब्द, इनमें देखिए रम, रम, र और म दोनों लघु हैं। राम पहला गुरु और बाद में लघु। इस तरह से तीन मात्राएं इसमें हो गई। रामा, दोनों दीर्घ हो गए, तो दोनों दीर्घ होने पर दोनों वक्र होंगे, चार मात्राएं हो जाती हैं। रमा प्रारंभ में लघु और बाद में गुरु। इस तरह से तीन मात्राएं होती हैं। तो इसमें क्रमशः जो है रम, राम, रामा और रमा, 2, 3, 4 तीन मात्राएं आती हैं। तो इस तरह से जो है प्रत्येक वर्ण के हिसाब से जो है प्रत्येक शब्द में दो ही वर्ण हैं, दो ही वर्ण हैं, लेकिन मात्राएं अलग अलग हैं। छंदों में हम नहीं, मात्रिक छंदों में ले लें। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, वार्णिक छंद क्या हैं, इन दोनों पर हम विचार करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि मात्रिक छंद क्या है। मात्रिक छंद चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, रोला है, कुंडलिया है, ये मात्रिक छंद हैं। तो इन मात्रिक छंदों में हम सबसे पहले चौपाई की बात कर लें। चौपाई छंद क्या है? चौपाई सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद है। इस चीज पर ध्यान दीजिए, सममात्रिक, इसमें मात्राएं सम हैं। इसमें 4 चरण होते हैं चौपाई में, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। लेकिन एक निषेध होता है कि इसके अंत में, चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। जगड़ और तगड़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। जगड़ और तगड़ में है क्या, हम देख लें। ये है जगड़ और ये है तगड़। जगड़ तगड़ में ये मात्राएं जो हैं, अंत में लघु, गुरु और लघु, गुरु और लघु नहीं आने चाहिए। चौपाई में अंत में गुरु और लघु नहीं आने चाहिए, ये निषेध है। लेकिन दोनों लघु हो सकते हैं। चौपाई के अंत में दोनों लघु हो सकती हैं, दोनों गुरु हो सकते हैं, दोनों गुरु हो सकते हैं। लेकिन प्रारंभ पहले लघु अंत में और बाद में गुरु, ये क्रम नहीं होना चाहिए। इसका उल्टा हो सकता है कि पहले लघु आ जाए
चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो हम उदाहरण देखिए इसमें। चौपाई का है बंदों गुरुपद पदुम परागा। परागा, रागा शब्द आया है, परागा। तो रा गा दोनों लघु, दोनों गुरु हैं, दोनों गुरु हैं। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, इसमें भी अनुरागा में भी दोनों शब्दवाद में गुरु हैं। अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवार। तो चूरन चारु, चारु भी, इसमें भी दोनों गुरु हैं और परिवारों में भी अंत में दोनों गुरु हैं। इस तरह से ये चौपाई का छंद हुआ, जिसमें प्रत्येक चरण के अंत में तगड़ और जगड़ का प्रयोग नहीं मिला है। उदाहरण है इसका बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवार। दोहा की परिभाषा क्या है, दोहा के लक्षण क्या है? दोहा जो है ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। लेकिन अंत के वर्ण में जो है गुरु और लघु होते हैं। अंतिम वर्ण गुरु और लघु होते हैं, गुरु और लघु होते हैं। ये गुरु और लघु अंतिम होते हैं। तो इसका उदाहरण है मेरी भव बाधा हरव। हरव शब्द है, हरव में भी यहां देखिए हरव लघु और गुरु। मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोई। राधा नागर सोई, सोई है सोई। इसमें भी 2 और 1 मात्राएं हैं। राधा नागर सोई जा तन की झाई परय। परय पा भामी यहाँ भी ये परय। श्याम हरित दुति होय। होय जो है इसमें भी गुरु और लघु आए। इसमें भी पहला गुरु और बाद में लघु। हमने प्रत्येक चरण का अंत ले लिया है। प्रत्येक चरण के अंत में देखने को मिल रहा है कि ना तो दोनों गुरु हैं और ना ही दोनों लघु हैं। इस तरह से एक गुरु और एक लघु होता है। दोहा के अंत में वर्ण जो है गुरु और लघु होते हैं। इसका उदाहरण है स्पष्ट कि मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोई जातन की झाई परय श्याम हरित दुति होय। अगला है सोरठा। हम सोरठा की बात करें। सोरठा लक्षण, सोरठा की परिभाषा क्या है, सोरठा के लक्षण क्या हैं? सोरठा भी दोहा की तरह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले इसमें भी 4 चरण होते हैं। दोहा की तरह इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये दोहा का उल्टा होता है सोरठा। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11, लेकिन इसमें दूसरे और चौथे में 13 और पहले तीसरे में 11। उदाहरण इसका है सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सनी। अब हम बात
रोला छंद की परिभाषा। रोला छंद का लक्षण, रोला एक सममात्रिक छंद है। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के मात्राओं पर जो है यति होती है। 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है और 24 मात्राएं होती हैं। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति होती है और 24 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से मलमेट विधर्मी मुगल कराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगीन जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इसमें भी हम मात्राओं की गणना इस तरह से कर लेंगे पूरे छंद में। तो प्रारंभ में प्रत्येक लाइन में हम देखेंगे कि 11 पहले 11 मात्राएं मिलेंगी और बाद में 13 मात्राएं मिलेंगी और कुल प्रत्येक में 24 मात्राएं होंगी। तो इस तरह से ये रोला छंद है। अब हम बात कर लें कुंडलिया की। कुंडलिया क्या है? कुंडलिया भी एक विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया 6 चरणों का होता है। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं और दोहा और रोला जो होता है इसका क्रम मिलाने से कुंडलिया बन जाता है। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। 6 चरण होते हैं कुंडलिया में। दोहे और रोले का क्रम मिलाने से कुंडलिया बन जाता है। इसके प्रत्येक चरण में, इसके भी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम चरण के प्रथम शब्द की, प्रथम चरण के प्रथम शब्द की अंतिम चरण के अंतिम शब्द के रूप में तथा द्वितीय चरण के अंतिम चरण की तृतीय चरण के प्रारंभिक अर्ध चरण के रूप में इसकी आवृत्ति की जाती है। ध्यान दें, इसका उदाहरण है, कृतघ्न कतहु न मानहि, कोटि करो जो कोई, सर्वस आगे राखिए, तौ न अपनो होय। पलटा गया, तौ न अपनो होय, तौ न अपनो होय, भले की भली न मानय, काम काढ़ चुप रहे, काम काढ़ चुप रहे, फेर तिहि नहीं पहचाने। कह गिरधर कबीराय, रहत नित ही निर्भय मन, रहत नित ही निर्भय मन, मित्र शत्रु ना एक, दाम के लालच कृतघ्न। ध्यान दें इसमें कि सबसे जहाँ से शुरुआत हुई है कृतघ्न से ही इसकी शुरुआत हुई है और कृतघ्न में ही इसका अंत होता है। तो ये क्रम कुंडलिया का है। धन्यवाद। अब अगले छंदों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।